तो सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं, है ना? डन? ओके। क्या है आज 19? है, बिल्कुल है। हाँ भाई, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। हम क्या डिस्कस करेंगे? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी इसको बोलते हैं। तो होता क्या है उसकी बात हम करेंगे। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। कोई म्यूटेड नहीं है, आप उधर से कर दो, कोई नहीं होना तो ऐसे बस। थैंक यू। तो मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है वो पहले डिस्कस कर लें। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कल एक बात तो कर ली थी ना, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। हम किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना बड़ा देख सकते हैं विद आवर डायरेक्ट आई? किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना बड़ा देख सकते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर लाएं, उतना क्लियर और बड़ा हम देख सकते हैं। ज्यादा और पास लाओगे तो फिर ब्लर दिखने लग जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट आई से मैक्सिमम कितना बड़ा देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर लाकर जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ डायग्राम से बात को समझें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और वो ह्यूमन आई पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। अब ये अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ साइट। एंगल ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस एंगल पर डिपेंड करता है कि आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा या छोटा। ऑब्जेक्ट बड़ा है तो बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, छोटा है तो छोटा एंगल सबटेंड करेगा। बट डिस्टेंस मेक्स डिफरेंस। अगर छोटा ऑब्जेक्ट पास है तो वो हो सकता है थोड़ा बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, और बड़ा ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो हो सकता है वो छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एंगल सबटेंड कितना कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज आई पर, उस एंगल पर डिपेंड करता है इमेज या ऑब्जेक्ट के साइज का बड़ा दिखाई देना या फिर छोटा दिखाई देना, एंगल पर। ठीक है, एंगल पर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अल्फा है। अब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज लिया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज लेकर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो आई पर एंगल सबटेंड कर रही है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम सिंबल देते हैं बीटा। बीटा। तो ये जो एंगल्स का रेशियो है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा किसने सबटेंड किया? इमेज ने, ऑब्जेक्ट की इमेज ने। इमेज किसने बनाई? सिंपल माइक्रोस्कोप ने। और सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल कल मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब हमें ऑब्जेक्ट की मैग्निफाइड इरेक्ट क्लियर इमेज दिखाई देती है। ओके, तो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए m की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मैग्निफिकेशन हुआ। इसका मतलब 2, 4, 5 कुछ होनी चाहिए, तो बीटा ज्यादा होना चाहिए अल्फा से। तो इस बीटा अपॉन अल्फा, इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, अब मैं पहले थोड़ा सा बताकर अब डेफिनेशन बता रहा हूँ। द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्वर्स आई व्हेन प्लेस्ड एट डी। डी मतलब 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जब डी पर है तब अल्फा, और इमेज जब माइक्रोस्कोप इमेज बना रहा है तो जो भी इमेज दिख रही है वो एंगल सबटेंड कर रही होगी कुछ ना कुछ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का छोटा या कोई भी इमेज का बड़ा या छोटा दिखाई देना किस पर डिपेंड करता है? एंगल्स पर डिपेंड करता है।
बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा भी दिख सकता है अगर बहुत दूर है, तो छोटा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है अगर पास है तो। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इस एम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम एम के फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू एफ वी, इन टर्म्स ऑफ यू एफ वी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करना। मैं एक फेयर रे डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज लेकर, रे डायग्राम को यूज लेकर नए फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे। आपको याद होगा जिस तरह से हमने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए m इक्वल टू पहले कहा था h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर रे डायग्राम बनाकर m नए फॉर्मूलाज लाए थे u v की टर्म में। उस तरह से आज मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपके सामने है, रे डायग्राम को यूज लेकर और नए फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अभी तो आप देखेंगे, आपको रोज कहता रहता हूँ घर पर अगर आप प्रैक्टिस कर लें डायग्राम की तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। लेट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और यही कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप होगा कब, जब ऑब्जेक्ट इसके एफ ओ के बीच में होगा। एफ मतलब फोकस पॉइंट, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं होगा। लेट मैं यहाँ पर फोकस पॉइंट, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर एज्यूम करता हूँ, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, नेमिंग कर देते हैं ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज के फॉर्मेशन के लिए आप जानते हैं पैरेलल रे, दो इंसिडेंट रे लेते हैं हम, दो इंसिडेंट रे लेते हैं। पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। लेंस के दोनों तरफ फोकस होते हैं, दोनों तरफ 2f होते हैं। ठीक है, तो यह रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। एक और इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे व्हिच इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। तो इस रे को मैं थोड़ा सा, तो ये रे विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाती है। और इन दोनों रेस को अगर देखें तो ये थोड़ी डाइवर्जिंग है, बीच में पहले डिस्टेंस कम है, फिर बढ़ता जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ऑब्जर्वर को ए बी नहीं दिखेगा, ऑब्जर्वर को ए बी की इमेज दिखेगी। स्केल से इनको बिल्कुल बैक इंक्रीज कर दें, बिल्कुल परफेक्टली, और लेट यहां पर कहीं ऑब्जर्वर, जो आई आपको दिख रही है, ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई देती है। मैं इसको पूरा कंटिन्यूसली बना देता हूं, तो ए बी नहीं दिखकर ऑब्जर्वर को ए डैश बी डैश इमेज दिखाई देती है, कंपैरेटिवली बड़ी। अगर बीच में से लेंस हटा दें तो ए बी ब्लर दिखाई देता है, अगर पास है तो बहुत ब्लर दिखाई देता है, बट ए डैश बी डैश 25 सेंटीमीटर से दूर दिखता है तो क्लियर दिखता है, प्लस बड़ा भी दिखता है। ठीक है, डिस्टेंसेस की बात करें तो गाइस बी से ओ का डिस्टेंस क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, माइनस यू विद साइन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है नेगेटिव है। बी डैश से ओ का डिस्टेंस, यस टुडे माइनस वी, ये भी माइनस है, साइन देख सकते हैं आप। इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगी, और डिस्टेंस मेजर करते कहां से, ओ से, तो उधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। ओके, तो ये यूवीएफ के बारे में हो गया। एंगल की बात करें तो यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ ओ पर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं बीटा, नियरली इक्वल टू बीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये है बीटा। एक डायग्राम, अगर हम ऑब्जेक्ट ए बी को डायरेक्ट देखें विदाउट यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम कितना बड़ा देख सकते हैं, जो शुरू में बताया था आपको। तो ए बी को जब आप डायरेक्ट देखें तो आप कितना बड़ा देख सकते हैं, तो ए बी को आप कितना डिस्टेंस पर लेकर आ जाएं, 25 सेंटीमीटर मतलब डी, और आप उसको जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा देख सकते हैं। तो बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डी, आई से कितना डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, और आप उसको मैक्सिमम बड़ा जितना देख सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। ये वो डायग्राम है। तो अल्फा वहां है, बीटा यहाँ है।
और इन दोनों डायग्राम को यूज लेकर हम फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीफाइंग पावर मतलब इनलार्ज करने की पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at observer's eye to the angle subtended by object at observer's eye when placed at D। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। तो इस डेफिनेशन को यूज लेकर हम फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करते हैं। बना लेंगे रे डायग्राम। एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है, इनलार्ज्ड भी है, बीटा एंगल बड़ा होता है अल्फा से, अदरवाइज मतलब ही नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ये बात। अब डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक है ए बी ओ, सही है, एक है ए डैश, सॉरी ए बी ई कर देते हैं, यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर भी कुछ नेमिंग करता हूं मैं इस पॉइंट को, ए बी ओ ए बी ई, दिख रहा है सभी को? एंगल्स की अगर बात करें तो tan बीटा क्या होगा किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए बी ओ, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी ओ। ठीक बात, पहले भी ले चुके हैं, आज भी लेना है, क्योंकि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज लेते हैं तो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट से देखते हैं, तो ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये छोटे ही होते हैं। ये तो डायग्राम में मैंने काफी बड़े बड़े दिखा दिए, 30-40 डिग्री तक के होंगे, एक्चुअल में बहुत कम होते हैं, 5 डिग्री 6 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतने ही होते हैं। और जब एंगल स्मॉल होते हैं तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, sin थीटा भी यूज लेते हैं, है ना? तो in case if angles are small, then if beta is small, then tan beta नियरली इक्वल टू बीटा। एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, डायग्राम में तो वो नहीं दिख रहा, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंगल्स स्मॉल ही होते हैं, तो अगर बीटा स्मॉल है तो tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, देन बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी ओ की वैल्यू माइनस यू। इक्वेशन नंबर 1 तो दे चुके, तो बीटा आपके सामने है, ए बी अपॉन माइनस यू, किस ट्राइंगल से? बस यही इंपॉर्टेंट है, जो मेन डायग्राम है उसमें ए बी ओ ट्राइंगल से, ए बी ओ ट्राइंगल से। ओके, एक और ट्राइंगल है, जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर पर लाकर आप मैक्सिमम बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी ई क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी ई tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। अगेन एक कंडीशन ऐसी अप्लाई करते हैं, इफ एंगल अल्फा इज स्मॉल देन tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस डी। इसको आप डी लिखें तो ज्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड सिंबल हम यूज लेते हैं डी। अब चलिए, एक्चुअल में डी, ठीक है, माइनस क्यों? डी की वैल्यू 25 होती है, बट ये डी नेगेटिव है विद साइन। विद साइन क्यों? क्योंकि इस आई लेंस के, इस आई के अंदर एक आई लेंस होता है, और डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? इधर से। रेटिना की तरफ जो डिस्टेंस होगी आई के अंदर वो पॉजिटिव होगी, बट इस साइड में तो नेगेटिव होगी विद साइन, तो डी नेगेटिव होगा। ओके, एक और इक्वेशन, इक्वेशन 2, 3 को 1 में यूज लें और आपको नए फॉर्मुलाज मिलने लगेंगे जो यूज आते हैं न्यूमेरिकल में। और ये जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहे हैं ये एक्चुअल में सिंपल ही है, जब अभी आज ही हम इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे तो उसका तो रे डायग्राम भी बहुत स्पेशल होगा, डेरिवेशन भी उसका स्पेशल है। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा तो टेलीस्कोप में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टेलीस्कोप भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही होता है, बस उसमें क्या डिफरेंस होता है, वहां पर लेंसेज के जो साइज होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी आधी कंपाउंड में काम आएगी और कंपाउंड की पूरी कहानी टेलीस्कोप में काम आएगी, तो आधी कहानी इसकी भी काम आएगी। ओके, तो इक्वेशन 2, 3 से वैल्यू पुट करें, यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी माइनस भी कैंसिल हो रहा है, माइनस कैंसिल हो रहा है मतलब एम पॉजिटिव आएगा, और डायग्राम से भी तो दिख रहा है ना, इरेक्ट इमेज बन रही है, इसका मतलब पॉजिटिव
है ना। इन्वर्टेड याद है मिरर और लेंस में बन रहे थे। ओके, m की वैल्यू तो ab से ab कैंसिल, चलिए एक बार लिख ही देता हूं मैं, ab अपॉन माइनस u अपॉन ab अपॉन माइनस d, दैट मींस m इक्वल टू dab अपॉन u। बिल्कुल सही। इससे एक बात पता चल रही है, तो जनरल फॉर्मूला है, इससे एक बात पता चल रही है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस के ज्यादा पास लाते हैं, इमेज बड़ी दिखती है। As u reduces, m increases। अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेकर जाए f की तरफ, तो साइज छोटा होता जाएगा, है ना। तो वो जो वॉच मेकर्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कभी आपने देखा हो तो वॉच मेकर्स अपनी आई पर एक लेंस फिट कर लेते हैं और फिर वॉच को बहुत क्लोज लाकर देख लेते हैं बड़ा और अपना काम कर लेते हैं, जो भी उनको मशीनरीज देखनी है। तो u की वैल्यू आप कम लें तो m ज्यादा होगा। बहुत बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। d बाई यू, d तो फिक्स है, u वेरी करता है, ठीक है। एक और बात, यहाँ पर ये u सही बात है क्या? चलिए इक्वेशन 4 दे दिया हमने। अब हमारी जो आई है उसकी रेंज क्या होती है? ह्यूमन आई की विजन रेंज क्या होती है? व्हाट इज द विजन रेंज ऑफ ह्यूमन आई? 25%। रेंज मतलब टू फ्यू किलोमीटर्स नहीं भाई, हम स्टार्स को, मून को, सन को देख लेते हैं, इंफिनिटी। तो हमारे लिए इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब वेरी फार डिस्टेंट प्लैनेट्स हम देख लेते हैं, ठीक है, होता है ना। तो सन को तो छोड़ो, हम तो स्टार्स को देख लेते हैं, दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स भी, यहाँ से गैलेक्सी तो नहीं बोले, हमारी गैलेक्सी के तो स्टार हम देख ही लेते हैं। ओके, कुल मिलाकर ह्यूमन आई की थ्योरेटिकली विजिबल रेंज क्या है? 25 टू इंफिनिटी, डी टू इंफिनिटी। अब इस रेंज को यूज लेकर हम इक्वेशन नंबर 4 को 4 से दो स्पेशल रिजल्ट्स और डेराइव करेंगे, दो नए स्पेशल रिजल्ट्स और डेराइव करेंगे, और उसमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर a डैश b डैश इंफिनिटी पर हो तो आई लेंस जो होता है, ह्यूमन आई लेंस, वो रिलैक्स मोड में होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाता है या ऑब्जेक्ट की इमेज क्लोज आती जाती है, उस पर टेंशन बढ़ती है, जो मसल्स होती है उसको कंप्रेस करती है, उसकी फोकल लेंथ चेंज करती है। सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में आई कब होती है? जब वो बहुत दूर देख रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होती है, कोई टेंशन नहीं होती है अंदर मसल्स पर। तो जब हम ए डैश बी डैश को इंफिनिटी पर पहुंचा देते हैं, मतलब इमेज कहां बने, फाइनल इमेज कहां बने, इंफिनिटी पर, तब m कितना होगा? जब फाइनल इमेज f पर, सॉरी d पर, d मतलब 25 सेंटीमीटर, अगर इमेज भी d से पास आ जाए तो वो भी ब्लर दिखने लग जाती है। कभी आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज लिया हो तो बहुत बार ब्लर दिखता है ना, अपोजिट पोर्शन ब्लर दिखता है, इसका मतलब इमेज d के भी नियर बन रही है, तो d के नियर बन रही है तो ब्लर ही दिखेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंचना एक तो इंपॉर्टेंट काम था। अब ये है इस टॉपिक का टर्न, पहुंच जाएंगे 4 तक। डायग्राम समझ लो, आपने प्रैक्टिस कर ली तो पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट डायग्राम से ABO, इक्वेशन 2, डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन के बाद इक्वेशन 2, और दूसरे ट्राइंगल से इक्वेशन 3, 2 और 3 की वैल्यू पुट की, सब कुछ विद साइन चलता है इस चैप्टर में, और आप m के इस फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। अब हम इस पर दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ह्यूमन आई की विजन रेंज क्या है? इंफिनिटी टू d या d टू इंफिनिटी, कुछ भी कहें। तो हम कहते हैं फर्स्ट केस में, अगर फाइनल इमेज कहां बन रही हो, इमेज के लिए हमने क्या कहा है? b डैश o, है ना। अगर फाइनल इमेज कहां हो, इंफिनिटी पर, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, b डैश o मतलब फाइनल इमेज कहां है, इंफिनिटी पर, तब क्या होगा? हाँ तभी तो, समझ गए ना। a डैश b डैश इंफिनिटी पर है तो डिस्टेंस इंफिनिटी है ना। डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? लेंस से या आई से। जब इंफिनिटी है तो ग्राउंड से हो रही डिस्टेंस मेजर, इसका मतलब v इक्वल टू, सीधा सीधा मैं कह दूं, v इक्वल टू क्या होगा? इंफिनिटी। विद साइन कहे तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
फर्स्ट केस इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम लेंस फॉर्मूला देखो सही है। Yes, sir. माइक्रोस्कोप मतलब एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब अगर मैं विद साइन वैल्यूज पुट करूं इस फॉर्मूले में, विद साइन वैल्यू पुट करें, कैसे विद साइन? एफ कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, एक बात, कॉमा, वी की वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि केस हम फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ह्यूमन आई की रेंज एक बात कर ली हमने। सेकंड, u इक्वल टू, देखो डायग्राम में u कैसा है? नेगेटिव है। तो जब हम इस लेंस फॉर्मूले में, इस लेंस इक्वेशन में u v f की वैल्यूज विद साइन पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है वो देखिए। क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 अपॉन f प्लस ही है, ये लीजिए प्लस, v की वैल्यू 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, u नेगेटिव है इसलिए, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0। अब 0 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 है। तो इसका मतलब 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 अपॉन यू। इस इक्वेशन से एफ इक्वल टू यू, एक ही बात है, ये यू इक्वल टू एफ कुछ भी कहें। तो जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 है, उस इक्वेशन 4 से क्या मिलेगा आपको? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 m शुड बी d बाय f। तो अगर आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस लिया है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप तो उसका कुछ तो f होगा, तो d भी फिक्स है, उसका f भी फिक्स है। इसका मतलब अगर उस कॉन्वेक्स लेंस को यूज लेकर आप इंफिनिटी पर इमेज बना रहे हैं तो उसका m फिक्स होगा, d बाय f। और इससे ये भी पता लग रहा है कि आप किसी कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज लें तो f की वैल्यू 25 से तो कमी होनी चाहिए, m ज्यादा चाहिए ना 1 से, पता लग रहा है ना, f की वैल्यू 25 से कमी होनी चाहिए। अगर f की वैल्यू 5 है तो m 5 टाइम्स हो जाएगा, 25 अपॉन 5, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ इसलिए कहते हैं ताकि मैग्निफिकेशन ज्यादा मिले, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट स्पेशल केस है। हाँ, अगर फाइनल इमेज मतलब a डैश b डैश, अगर इमेज a डैश b डैश कहाँ बन रही हो? d पर, तब m क्या होगा? तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, सारे केस आ जाते हैं इसमें तो। और ये है एक स्पेशल। अब लास्ट दूसरा स्पेशल, व्हेन फाइनल इमेज, यहां कर लेते हैं सेकंड। व्हेन फाइनल इमेज मतलब कहां बन रही हो? डी पर, इससे पास बनानी नहीं है, ब्लर दिखेगा। तो डी से इंफिनिटी के बीच में आप ए डैश बी डैश कहीं भी बना सकते हैं यू को एडजस्ट करके। तो अगर वी कहाँ हो? माइनस डी पर, तो यू क्या होगा देखते हैं। सेम मेथड यूज लेते हैं अगेन फ्रॉम लेंस इक्वेशन, सब जानते हैं लेंस इक्वेशन। अब इसमें विद साइन वैल्यूज पुट करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ पॉजिटिव, कॉमा, वी की वैल्यू आपको यूज लेनी है सेकंड केस में माइनस डी, एंड यू इक्वल टू क्या है डायग्राम में? माइनस यू है, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को जैसे ही आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन प्लस एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन यू इक्वल टू होगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। देखो सही बात है, Yes, 1 sir. अपॉन माइनस डी ट्रांसफर करके प्लस हो गया। तो इक्वेशन 4 में 1 अपॉन यू के प्लेस पर आप ऐसा पुट कर सकते हैं 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। रेसिप्रोकल क्यों करें? 1 अपॉन यू के प्लेस पर हम ऐसा पुट कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का कंप्लीट एंड करने वाले हम, सेकंड केस कंप्लीट होने वाला। फ्रॉम इक्वेशन 4 एम इक्वल टू, यस क्या लिखें? डी, डी, और ये 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। डी को अंदर प्रोडक्ट कर दें तो फाइनली m इक्वल टू क्या होगा? d बाय एफ प्लस 1, d बाय एफ प्लस 1। तो अगर किसी 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस को यूज ले रहे हैं तो अगर इमेज इंफिनिटी पर बन रही है तो 5 टाइम बड़ी होगी,
और उसी लेंथ से इमेज अगर डी पर बना रहे हैं तो वो 6 टाइम बड़ी होगी। सही बात है ना? d बाय एफ 5, अगर f की वैल्यू 5 है तो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो इस तरह से दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। m की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? जब फाइनल इमेज a डैश b डैश कहाँ बन रही है? d पर। और सबसे लोवेस्ट m कब मिलता है? जब इंफिनिटी पर। और इसके बीच में आप कहीं भी बना सकते हो इमेज। ठीक है, तो इक्वेशन 4 टर्न है, इक्वेशन 4 तक पहुंच जाए उसके बाद स्पेशल केस, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट d। लेंस फॉर्मूला यूज लेना है, विद साइन वैल्यू पुट करनी है और 1/u पता लगा लेना है। दोनों बार यही किया, 1/u, वहां 1/f है और यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो एक सिंपल टॉपिक था, अगर ये कंप्लीट अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो आप कंपाउंड इजीली कर लेंगे। तो स्टार्ट करें फिर, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो रे डायग्राम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। हाँ भाई, आप लोगों को जो नोट सेंड किए ना उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम नहीं है भाई। जिनके नोट्स आपके पास है उनसे वो शायद हो नहीं पाया, कट किया हुआ जो भी है, देख लेना। तो इसका मतलब रे डायग्राम आप सभी को बनाना है, कंप्लीट हो जाएगा काम। बस रे डायग्राम नहीं है, बाकी सब कुछ उसमें, डेरिवेशन सब कुछ है। सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम तो है आई थिंक वहां पर। और जिन बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनको मैं नहीं सेंड कर पाया हूँ, 1 2 3 आपको आज हो जाएंगे ना। तो ऑप्टिक्स जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसकी भी अब एंडिंग चल रही है यहाँ पर। ओके, तो पहली बात तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? तो बहुत टाइनी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी बहुत मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखा देता है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर और भी बहुत ज्यादा होती है, और भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक होता है आई लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट होता है, आई लेंस की तरफ ऑब्जर्वर होता है, वहां से ऑब्जर्वर को देखना होता है। और दोनों लेंस कैसे होते हैं? कोएक्सियली। कोएक्सियली मतलब उसकी एक्सिस कॉमन होती है। डायग्राम से भी देखें, डायग्राम से भी देखें। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो कंपैरेटिवली कम अपर्चर का, कम फोकल लेंथ का एक लेंस होता है। ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के राइट साइड में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वहां पर होगा आई लेंस, जहां से ऑब्जर्वर को देखना है। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की कहानी क्लियर कर दूं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कहाँ है? बियॉन्ड एफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एफ भी क्या होगा? एफ ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के एफ के पीछे है ऑब्जेक्ट, तब आपको रियल इन्वर्टेड इमेज यहां दिखेगी। अगर ऑब्जेक्ट को ही इसके एफ और ओ के बीच में कर दिया तो फिर तो गड़बड़, नेक्स्ट लेंस के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसका 2f भी लिख देता हूं, एफ ओ। तो ए बी ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन के लिए वही इंसिडेंट रेज में से एक पैरेलल जो फोकस से पास होगी, एक रे जो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो आपको एक ही बार में सही डायग्राम बनाने का मेथड बता रहा हूं। इस रे को तो आप पहले आगे बढ़ा दें, क्योंकि इसको तो आप चेक बैंड कर नहीं सकते, आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दिस इज सी ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ के लिए वहां हम सीई लिखेंगे। ओके, अब आपको फर्स्ट इमेज कहां बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लेट मुझे यहां पर फर्स्ट इमेज बनानी है। दिस इज ए डैश बी डैश। एक ही बार में सही डायग्राम बनाने का तरीका है। देखो यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा रखा है, रिफ्रैक्शन किया नहीं। अगर आप पहले रिफ्रैक्शन कर दें तो फिर आपको जहां इमेज मिलेगी वहां मिलेगी, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा। पेपर पर एक ही बार में सही डायग्राम बनाने का मेथड है। ब्रेक लगा दिया बिकॉज मैंने इमेज पहले ही बना दी मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे ए डैश को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, जहां प्रिंसिपल एक्सिस को लाइन कट करेगी आपको ऑटोमेटिक एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे?
इस तरह से। तो ये जो पॉइंट मिला है ये वापस क्या है, FO, और CO से FO तक का डिस्टेंस स्मॉल FO, फोकल लेंथ स्मॉल FO, फोकल लेंथ। तो जो फर्स्ट लेंस की कहानी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये है रिफ्रैक्टेड रेज। तो A डैश B डैश जो इमेज है फर्स्ट लेंस की, A डैश B डैश इमेज है फर्स्ट लेंस की, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की, और यही इमेज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी नेक्स्ट लेंस के लिए। और नेक्स्ट लेंस कौन सा होगा, आई लेंस। अब यहां पर थोड़ा सा ज्यादा अपर्चर का बड़ा लेंस, इसको कहते हैं एली, आई लेंस। ऑब्जर्वर इसके पीछे होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आई लेंस को देख पा रहे हैं, ये इसका सी है और यहां पर होना चाहिए कहीं इसका FE। तो देखो A डैश B डैश कहां पर है, इंपॉर्टेंट बात सबसे, A डैश B डैश कहां पर है, एली लेंस के फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इसमें एक रैक एंड पिनियन मेथड होता है, एक स्क्रू होता है बीच में, रैक एंड पिनियन मेथड कहते हैं। उस स्क्रू को घुमाकर आप इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। उससे हम क्या करते हैं, A डैश B डैश को इन दोनों के बीच में कहीं लेकर आते हैं, तब हमें एली लेंस A डैश B डैश की और मैग्नीफाइड इमेज यहाँ दिखाता है, फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल A डैश B डैश को हमें कैसे यूज लेना है, एज अ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। तो देखिए बिल्कुल पहले की तरह पैरेलल रे फोकस से पास होती है, करवानी नहीं है, क्योंकि हमें एक ही बार में सही डायग्राम बनाना है। तो देखिए उसको हम आगे बढ़ा देंगे बट बाद में, पहले हम सी से जो रे पास होती है उसको बना दें विदाउट एनी डेविएशन, उसको सीधा निकाल दिया। ठीक है, इसको बैक इंक्रीज कर ले, आपको A डैश B डैश की फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश कहां बनानी है, आपकी मर्जी है, वहां बनाइए। जैसे मुझे यहां बनानी है, यहां कहीं भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहां बना लेता हूं, लेट दिस इज माय फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, अब A डबल डैश से जो ब्रेक लगा रखा है ना यहाँ पर, इसको कनेक्ट करने वाली लाइन बना दें, और इधर तो डॉटेड होगी पर इस पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूअस होगी। देखिए कैसे, तो यहां से इस तरह से ये लाइन बना दे और उसके बाद उसको क्या कर दें, कंटिन्यूअस कर दें। तो ये दोनों जो रेज हैं ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, और यहां मिलेगा आपको FE, CE से FE तक की डिस्टेंस प्लस FE। तो ऑलमोस्ट डायग्राम बन गया। इसको आप और सही कर सकते थे वैसे तो, इसको सही करना था। चलिए, तो स्केल से आप बनाएंगे तो एक ही बार में ये सही मिलेगा। तो कुछ आइडिया लग पा रहा है ना। इस लाइट रे को मैं थोड़ा सा सही कर दूं तो आपको शायद और बेटर लगेगा। कुछ पहले से कुछ ठीक हुआ, A डबल डैश और यहां से ओके। तो अब डिस्टेंसेस की बात करें तो कितने लेंस हैं, 2 लेंस हैं। हर लेंस के लिए UVF होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास में है, A भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में ऑब्जेक्ट है। तो B से CO तक का डिस्टेंस माइनस UO। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। B डैश से CO तक का डिस्टेंस प्लस VO, बिल्कुल सही। फर्स्ट लेंस की कहानी पूरी, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होता है, फर्स्ट लेंस की इमेज ही सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब B डैश से CE तक का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस UE। इमेज की बात करें तो LE लेंस ने अपनी इमेज बनाई है A डबल डैश B डबल डैश। तो B डबल डैश से CE तक का डिस्टेंस, B डबल डैश से CE तक का डिस्टेंस माइनस VE विद साइन F यहां दिखाया है हमने इस लेंस का पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंसेस हो गई। अब एंगल की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वर कहां से देखता है, LE लेंस के जस्ट पीछे होता है ऑब्जर्वर, है ना। और A डबल डैश B डबल डैश
यहाँ पर जो ये एंगल बनाता है, इस एंगल को कहा जाता है बीटा। बीटा फाइनल इमेज A डबल डैश P डबल डैश, यहाँ पर जो एंगल बना रही है बीटा, और अल्फा कहाँ है? तो अल्फा क्या होता है? ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लाकर डायरेक्ट देखें तो वो आई पर जो एंगल बनाता है वो अल्फा है। तो उसके लिए वो सेपरेट डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। ए बी, आपको एक एडवाइस दे दूं, ए बी का साइज देख लो आप, इतना ही लेना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है ना। तो दिस इज ए बी, एंगल अल्फा कम ही होगा, और बी से ई तक का डिस्टेंस क्या होता है? डी, वो भी नेगेटिव। यहाँ से ऑब्जर्वर जब डायरेक्ट देख रहा है तो अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा बहुत स्मॉल होता है, बीटा थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, मैग्नीफाइंग पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला सेम होता है, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। टेलीस्कोप पर जाएंगे तब भी वही रहेगा, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज छोटा बड़ा दिखने का कॉज क्या होता है? एंगल। तो मैग्नीफाइंग पावर m क्या होती है? बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहली बात डेफिनेशन की बात करें, थोड़ा सा चेंज है। The magnifying power of a compound microscope is defined by ratio of angle subtended by final image at observer's eye to the object, to the angle subtended by object when placed at least distance of distinct vision, या ऐसे भी लिख सकते हैं when placed at D। D मतलब least distance of clear vision, distinct vision। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डायग्राम। तो आपको 5 मिनट्स या बहुत है 5 मिनट्स अभी बनाना ही है ना, बनाइए, लिए स्क्रीनशॉट, ले ना? ओके, एरो, ओके, कंप्लीट है, जल्दी बना ले। वेरी गुड, ये अभी बना है ना? देखिए भाई, आप में से कुछ हैं जिन्होंने बना लिया ऐसा, तो जो पैरेलल रे इंसिडेंट होती है ना, उसको रिफ्रैक्ट बाद में करना। बस अपने पेपर के एरिया के अकॉर्डिंग पहले इमेज बना लो, उसके बाद पैरेलल रे को रिफ्रैक्ट कीजिएगा। स्केल हो तो ज्यादा बेटर है। यस, बिल्कुल सही है। इसमें एग्जाम में भी ध्यान रखना, ये जो होती है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डायरेक्शन ऑफ करंट का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर ये सही है, बस सही है, ये भी सही है, बस सही है। पहले से बना हुआ है, बना लो, बन ही जाएगा। देखो बनाया आपके सामने इन्होंने। आप नोट्स में देखेंगे एक फॉर्मूला मैंने लिखा है वहां पर, m इक्वल टू mo इंटू me। पहले डायग्राम बना लो, फिर बात करते हैं। Yes, sir. डन। ये टाइम अगर देखें ना तो 8 मिनट्स हमारे पास है, 7 to 8 मिनट्स, और 8 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं डेरिवेशन को भी समझने की। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने 50% तो बना लिया होगा,
सुनो भाई सुनो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो 50% से ज्यादा भी बना लिया होगा, बाकी का काम आप फिर घर पे कर लेना। मैंने भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ग्रुप में सेंड कर देंगे, है ना, स्क्रीनशॉट को ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो अभी जो दिख रहा है इसी को सेंड करेंगे तो टेंशन नहीं है, पूरा वापस भी बना सकते। ओके, डेरिवेशन की बात करें तो अगेन आपको फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करने हैं फॉर एम, फॉर मैग्नीफाइंग पावर, फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। एम के लिए फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करने हैं, तो आपको इन दो डायग्राम को यूज लेकर, एक तो बड़ा डायग्राम है और एक ये छोटा डायग्राम, अल्फा बीटा पता करने हैं और वैल्यू पुट करनी है। जब एक इक्वेशन आ जाएगी, ऐसी इक्वेशन जिसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे वहां थी ना इक्वेशन 4 आई थी, m इक्वल टू डी अपॉन यू, तो ऐसा एक फॉर्मूला इसमें भी आएगा। उसके बाद हम दो कंडीशन इसमें भी अप्लाई करते हैं, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, उससे कंपेयर करें और ये आ जाता है तो टेलीस्कोप बहुत इजी है, क्योंकि जो मेथड हम यहाँ यूज लेंगे वो वहां भी यूज लेना। ओके, सबसे पहली बात, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनको आप देख लें। जैसे एक यहाँ पर है a डैश b डैश सी ओ, दिख गया, a डैश b डैश सी ओ। एक है a b c o, a डैश b डैश c o, a b c o। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये, ऑपोजिट एंगल और 90 डिग्री वाली बात दोनों है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो अगर मैं सीधा रेशो लिखना चाहूं, सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में होती है, तो अगर मैं रेशो लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना होगा, जैसे a डैश b डैश, तो यहां मैं a b लिख सकता हूं, a डैश b डैश अपॉन a b। और इस ट्राइंगल के लिए मैं b डैश c o लिखूं तो वहां पर क्या होगा, b c o। सही है, इन ट्राइंगल a डैश b डैश c o एंड a b c o रेशो इक्वल क्यों रखा, क्योंकि सिमिलर है। और देखें तो इसको हम थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a डैश b डैश अपॉन a b इक्वल टू प्लस v o अपॉन माइनस u o। सही है क्या, b डैश c o प्लस v o b o, b c o क्या होगा, माइनस u। सही बात है, तो ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने, a डैश b डैश अपॉन a b, ठीक है, a डैश b डैश अपॉन a b। एक और बात, अगर मैं ट्राइंगल a डैश b डैश सी ई की बात करूं, a डैश b डैश सी ई, देख लिया, a डैश b डैश सी ई, इसमें tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इन विच, इन ट्राइंगल a डैश b डैश सी ई, देख लिया ना सी ई, तो tan बीटा क्या होगा, a डैश b डैश अपॉन b डैश सी ई। सही बात है, b डैश सी ई, ठीक है। अगेन अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल बीटा इज स्मॉल, देन बीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन अपॉन माइनस यू ई, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। एक और इक्वेशन यहाँ पर सेकंड कर दे तो बेटर रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज यही होता है। माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड हो या टेलीस्कोप, ये सब जगह काम आएगा। ओके, तो सिमिलर ट्राइंगल से एक इक्वेशन हमने बनाकर रखा, ट्राइंगल a डैश b डैश सी ई, ध्यान ही रखना है बीटा तो इसी से मिलेगा, इस बड़े ट्राइंगल में बीटा इसी से मिलेगा। अब एक और ट्राइंगल है ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एंगल स्मॉल हो तब tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, इफ एंगल इज स्मॉल सो अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस डी, ठीक है। इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 से 4 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 3 से 4 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। पहली बात, एक नेगेटिव साइन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सही बात, ओके। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू, भाई डिवाइड का डिवाइड ऊपर आ जाएगा तो d अपॉन
UE। U. भाई देखो, मैंने इक्वेशन 4 से 3 से 1 में वैल्यू पुट की है, कर दिया ऊपर नीचे सब साइड। और ये जो रेशियो है ना a डैश b डैश अपॉन ab, ये मैं पहले से पता करके बैठा हुआ हूँ। इक्वेशन 2 देखो, a डैश b डैश अपॉन ab, तो वो क्या है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस vo अपॉन uo इनटू d अपॉन ue। This is the equivalent equation as we receive in simple microscope। इक्वेशन नंबर 4 था वहां पर। इसके बाद हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, when final image formed at d, when final image formed at infinity। तो फर्क किस पर पड़ता है, फर्क किस पर पड़ता है, एक तो इस पर पड़ेगा और इस पर पड़ेगा, तो इसका मतलब इस पर। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो ue इक्वल टू एफ ही होगा ना गाइस। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो ue इक्वल टू क्या होगा, एफ ही। और अगर फाइनल इमेज डी पर है तब देखेंगे 1 अपॉन यूई क्या होगा। तो इस तरह से हम 1 अपॉन यूई का पता लगाएंगे। इन तीनों में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, यूई पर फर्क पड़ेगा। अगर फाइनल इमेज बना कौन रहा है, एलई, मतलब आई लेंस। तो आई लेंस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन नंबर 5 है। इसके आगे जो दो कंडीशन है वो हम कल करेंगे। इक्वेशन 5 कैसे आता है ये आप देख लो अभी। एक तो सिमिलर ट्रायंगल से इक्वेशन 2 बना के रखना है, बीटा किससे मिलेगा वो साफ पता लग जाएगा आपको, दिख ही रहा है ना, अल्फा किससे मिलेगा दिख रहा है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 2 को यूज लेना है, इक्वेशन 5 तक पहुंचना है। 80% काम हो गया, डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई और ये हो गया। तो अब दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, वो कल करें। ठीक है, कल चैप्टर की एंडिंग होगी फाइनली। थैंक यू स्टूडेंट्स।